हेलो बच्चों, द लर्निंग अड्डा के इस चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पिछली कक्षा में मैंने जो वर्णमाला के तथ्य और उपसर्ग आपको पढ़ाए हैं वो आपने बहुत अच्छे से सीखे होंगे। आज हम लोग एक नए विषय पे बात करते हैं। हम लोग प्रत्यय आज पढ़ेंगे। प्रत्यय की एक तरह से यूँ समझिए कि प्रत्यय ही वो तत्व होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के रूप में चेंजिंग करते हैं, उनको लिंग के आधार पे बदलते हैं, उनको वचन के आधार पे बदलते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और आज ये सारी चीज़ें हमें सीखनी है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। और देखिए, आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। आके देखते हैं और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक आपको भी और भी लोगों से पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से वीडियोस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है कुछ बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन भी हो, कुछ चीज़ें ऑनलाइन हो, तो हम लोगों को शेयर करने से ही चीज़ें आदान प्रदान होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि काम करते हैं। अब आगे, प्रत्यय दो शब्दों से मिलके बना है। संधि प्रक्रिया के अंतर्गत हमारा ये दो शब्दों में टूट जाता है। प्रत्यय का मतलब होता है प्रति प्लस अय, ये दो शब्दों से मिला है। तो देखिए, प्रति का मतलब होता है बाद में, अय का मतलब होता है आया हुआ, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि प्रत्यय कहाँ आया हुआ है, किसके बाद आया हुआ है, ये प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न का जवाब भी देते हैं। एक और इसका प्रश्न जान लीजिए, प्रत्यय भी शब्दांश होते हैं और अविकारी होते हैं। मैंने पहले भी बताया था उपसर्ग के अध्याय में आप लोगों को कि उपसर्ग भी अविकारी होते हैं और शब्दांश होते हैं। ठीक उसी तरह से प्रत्यय भी अविकारी होते हैं और शब्दांश होते हैं, लेकिन उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय आपके शब्द के पीछे लगते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? जो शब्दांश शब्द के बाद, पीछे, अंत या इति में लगते हैं। इस तरह से कई तरह से प्रश्न आपसे पूछ सकता है, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। उपसर्ग और प्रत्यय में यही फर्क है और मेरे ख्याल से अधिकतर बच्चों को यही बात समझ में आती है और यही टीचर रटा देता है कि जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं, जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। आप इतनी बात रट के सोच लेंगे कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, ये संभव नहीं है। तो बात करते हैं आगे कि जो शब्दांश शब्द के बाद, पीछे, अंत, इति में लगते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब एक प्रश्न बनता है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, ठीक है। प्रत्यय के भेद भी बता देते हैं। दो तरह के होते हैं, एक कृत प्रत्यय, एक तद्धित प्रत्यय। अब ये नाम सुन के थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये कृत कैसे पहचानेंगे। अब जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने सीख रखा है, वो तो ये उत्तर दे सकते हैं कि कृत प्रत्यय ये होते हैं और तद्धित प्रत्यय ये होते हैं। लेकिन अब आपको ये जो नहीं जानता है उसके लिए मैं आपको पहचान बताती हूँ कि कृत प्रत्यय किसको कहते हैं और तद्धित प्रत्यय किसको कहते हैं। आप ये समझिए, कृत के अंतर्गत जो प्रत्यय केवल क्रिया के साथ लगे, क्रिया शब्दों के साथ, और जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के साथ लगे।
ठीक। अब ये चीज़ें हमें थोड़ा प्रैक्टिकल करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ का जब तक अनुभव ना हो तब तक कोई चीज़ आती नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, आप हर सब्जेक्ट का अनुभव ही करके अगर मैथ लगाते हैं तो उसके जब तक आप सवाल नहीं लगाते तब तक आपको नहीं आता है। जब तक आप अगर बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ते और उसका प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक आपको समझ में नहीं आता है। इसी तरह रीजनिंग हुआ, लेकिन 2-3 सब्जेक्ट जैसे आप मान लीजिए अब हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनका प्रैक्टिकल नहीं होता है, इनको हमें लर्न ही करना पड़ता है। लेकिन हिंदी ऐसा विषय है जिसे आप प्रैक्टिकल, इसे मत रटिए। जैसे लोग कहते हैं कि इसे रट लो, इतना ही आएगा, ट्रिकी है, ये है, ठीक है, कुछ जगह ट्रिक भी चलता है लेकिन सभी जगह नहीं। अब कृत प्रत्यय की परिभाषा आपको दिख रही है कि जो प्रत्यय केवल क्रिया शब्दों के साथ लगते हैं, और तद्धित की परिभाषा आपको दिख रही होगी जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के साथ लगते हैं। ठीक है, तो अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो हम आपको बताते हैं। पहले कृत प्रत्यय की बात करते हैं। जैसे देखिए, पढ़ शब्द है और इसमें हमने प्रत्यय लगाया आई, तो भाई ये शब्द हमारा क्रिया का है, क्रिया शब्द है, वर्ब है ये हमारा। ठीक, अब इसमें अगर हमने ये लगाया तो बन गया पढ़ाई। सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि यही नहीं, आप किसी भी क्रिया के बाद अगर कोई भी प्रत्यय लगा देते हैं, मान लीजिए आपने जा लिखा, ठीक, और इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिया तो आपका बन गया जाता। जैसे आपने बरसात में ना लगा दिया तो बरसना। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्रिया शब्द आपने उठाया और उसके पीछे प्रत्यय जोड़ा तो उसका, उस प्रत्यय का नाम हो जाएगा कृत प्रत्यय। ठीक है, अब आते हैं तद्धित की उदाहरण। देखिए, मान लीजिए बेटा शब्द है, इसमें हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो हमारा ये बेटी शब्द बन गया, यानी हमारा ये संज्ञा शब्द है और संज्ञा के साथ हमने प्रत्यय जोड़ा तो हमारा, आप देख सकते हैं, एक दूसरा शब्द बना। ठीक, सर्वनाम में प्रत्यय लगते हैं लेकिन सर्वनाम में आपने कारक चिन्ह पढ़े होंगे, रा री रे, नानी ने, ये लगते हैं। काकी के बहुत ही कम लगते हैं। सो बात करते, जैसे तुमसे तुम्हारा बनाया और उसमें री प्रत्यय जोड़ा तो तुम्हारी हो गया। सबसे सबका लिखा का प्रत्यय जोड़कर और की लिखा तो सबकी हो गया। आपसे अपना बनाया आपसे अपना बनाया और नी लगाया तो अपनी हो गया। तो आपने ये देखा होगा कि सर्वनाम में ये आपके सारे शब्द क्या हैं, सर्वनाम के हैं, और मैंने क्या लगा दिया उनके पीछे, प्रत्यय लगा दिया। तो ये हमारे सारे चल रहे तद्धित प्रत्यय। इसी तरह से जैसे ठंड शब्द बनता है और आ लगा दे तो बन गया ठंडा। कड़वा शब्द है विशेषण का और आहट लगा दें तो बन गया कड़वाहट। आप देख सकते हैं ये विशेषण के शब्द हैं। तो इतनी बात समझ में सभी को आ गई होगी कि हमारे तद्धित प्रत्यय कहते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लग जाए, और कृत प्रत्यय कहते हैं जिन्हें हम क्रिया शब्दों के साथ लगाते हैं। तो ये बात समझ में आ गई होगी, सभी को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि प्रत्येक
करते क्या हैं भाई। पहले प्रत्यय की देखिए, पहले हमने आपको उसकी परिभाषा बताई, संधि विच्छेद बताया, फिर उसके भेद बताए। अब एक चीज जान लीजिए, संस्कृत में प्रत्यय का भेद अलग अलग है, उसमें स्त्री प्रत्यय चलता है। हिंदी में संस्कृत का व्याकरण फॉलो मत कीजिएगा, बहुत कम ही प्रयोग होते हैं। सो इसमें कोशिश कीजिए कि जो हिंदी का प्रारूप है वो हिंदी पे लगाइए, और जो संस्कृत का है, मैं बहुत जल्द संस्कृत की क्लास लेकर आऊँगी आपके सामने। प्रयास करूँगी कि आजकल में ही आपको माहेश्वर सूत्र की एक क्लास में आपको दे दूँ, जिससे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सीटेट का लगा रहे हैं, तो उन्हें संस्कृत की भी थोड़ी बहुत चीज़ें उसमें मिल जाए। ठीक है, सो अब आते हैं हम लोग इसके कार्य पे। कार्य को भी देख लीजिए बेटा, जितनी चीज़ें मैं बता रही हूँ उसे आप लगाइए। कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आप लोग के कमेंट्स में, कोई प्रश्न नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, या तो आपको सब आ रहा है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई नए प्रश्न आ रहे हैं तो बताइएगा हमें। सो देखिए, प्रत्यय के कार्य, प्रत्यय के कार्य। अब आप कहेंगे प्रत्यय क्या कार्य करता है? बिल्कुल करता है। सबसे पहला कार्य करता है लिंग बदलने का कार्य। ठीक है, यानी हमारे जो व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के जो शब्द होते हैं, उनके शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने का काम प्रत्यय करता है। क्योंकि व्याकरण के सभी शब्द अधिकतर 100 में से मान के चलिए 100 में से 70% या 80% शब्द पुल्लिंग होते हैं। उनको स्त्रीलिंग में बदलने के लिए हमें प्रत्यय की जरूरत होती है। उपसर्ग आपको लिंग नहीं बदल सकता, यानी लिंग का सबसे बड़ा परिवर्तन का कारक प्रत्यय है। ये प्रश्न आया हुआ है वन विभाग में कि लिंग परिवर्तन का सबसे बड़ा कारक क्या है? उपसर्ग, प्रत्यय, कारक या सभी। तो आपको टिक लगाना है प्रत्यय पे। सो देखिए, प्रत्यय लिंग परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूं। मान लीजिए लड़का शब्द है संज्ञा का। अब जब तक इसमें हम ई नहीं लगाएंगे तब तक ये लड़की शब्द नहीं बनेगा। जैसे बूढ़ा, इया लगाइए और बुढ़िया शब्द बन गया। ठीक है, इसी तरह से आप जैसे लगा देते हैं सेठ शब्द है, आनी लगाएंगे तो बन जाएगा सेठानी। आप गौर से देखिए, सारे ये शब्द मैंने किसके लिए हैं? संज्ञा के। ठीक है, अब सर्वनाम के मैं लेके दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपका घर कैसा है, आपकी बहन कैसी है, तो घर पुल्लिंग शब्द है तो हमने आपका लगाया, और बहन स्त्रीलिंग शब्द है तो हमने उसके लिए आपकी लगाया। तो यानी जैसे सर्वनाम में देखिए, आप के साथ की लगाया तो आपकी, और का लगाएंगे तो आपका। तुम्हारा के साथ री लगाया आपके साथ नी लगाया। ठीक है, अपना के साथ। तो आप देख सकते हैं तुम्हारी। और देखिए, जिन बच्चों को अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ये प्रत्यय कैसे है, तो इसके लिए आप हम लोगों की संपूर्ण क्लास देखिएगा। आगे आप लोग को लाइव क्लास दी जाएगी, इसलिए उसमें देखिएगा।
और ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। ये सारे शब्द किसके हैं? सर्वनाम के। अब देखिए विशेषण के। जैसे ठंडा शब्द है, अब हम कई बार कहते हैं कि दूध ठंडा है, ठंडी तो बोलते नहीं है, खीर ठंडी है। तो जब हम किसी संज्ञा के साथ पुल्लिंग विशेषण लगाते हैं तो अब देखिए, अगर हम ठंडा के साथ ई लगाएंगे तो यहाँ ठंडाई नहीं बनेगा, ठंडी बनेगा। ठीक है, स्त्रीलिंग में बदल गया। उसके बाद अब देखिए पतला, ई लगाएंगे तो पतली। चौड़ा, ई लगाएंगे चौड़ी। इसी तरह से जैसे हरा तो हरी। उसके बाद अब क्रिया के शब्द देखिए। अब हमने अगर जा के साथ ता लगाया तो ये पुल्लिंग बन गया, लड़का जाता है। लेकिन जा के साथ अगर ती लगाया तो बन गया जाति, यानी लड़की जाती है। कुल मिला के आपका पहला स्ट्रक्चर ये समझ में आया होगा कि प्रत्यय लिंग को बदलता है, और वो भी किसके लिंग को बदलता है? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन चारों के अगर लिंग को बदलना है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में तो प्रत्यय ही प्रयोग किए जाएंगे। आते हैं दूसरे काम की तरफ। दूसरा काम है प्रत्यय वचन में बदलाव करते हैं। वचन सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बदलाव करते हैं। अब वचन का मतलब एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। लेकिन संस्कृत में आपका तीन वचन माने गए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मैंने अभी बताया हिंदी व्याकरण के नियम हिंदी व्याकरण में लगाइएगा। और ये कोई उलझाव वाले तरीके नहीं होते, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते कि अगर पेपर में 2, 3, 4 आ रहे, आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी का आंसर लगाएंगे, संस्कृत का पेपर दे रहे हैं तो संस्कृत का आंसर लगाएंगे। सो को देखिए वचन में कैसे बदलाव होता है। अब मान लीजिए संज्ञा का शब्द देख लेते हैं। हमने लिखा लड़का। अब यहाँ लड़का तो एक सिंगल अर्थ दे रहा है लड़का। अब हमें इसे बहुवचन में बदलना है तो ए लगाएंगे तो बन जाएगा लड़के। अब देखिए मक्खी। अब अगर इसमें हम इया लगा दें तो हमारा बन जाएगा मक्खियाँ। ठीक है, इसके बाद जैसे अगर आपने मान लीजिए चूड़ी, या लगा दीजिए तो चूड़ियाँ। दिख रहा है सबको? समझ में आ रहा है बच्चों? आप अपने कमेंट जरूर दीजिए। ठीक है, एक वचन से ये हमारा बहुवचन में ट्रांसफर हो गया। ये था एक वचन और ये हमारा हो गया बहुवचन। अब देखिए इसी तरह से सर्वनाम का भी करेंगे। अपना, ने लगा दीजिए अपने। तुम्हारा, रे लगा दीजिए तुम्हारे। सबका, के लगा दीजिए सबके। इसी तरह से विशेषण में देखिए हम लोग कई बार कहते हैं ना कि ठंडे कपड़े हैं तो ठंडे शहर। तो अब ठंडा शब्द है हमारा, मान लीजिए कोई और लेते हैं जैसे मोटा। अब ए लगाइए तो मोटे लोग हो जाएगा, मोटे। लंबा,
ए लगाइए, लंबे, यानी सब एक वचन से बहुवचन में बदलाव ला रहे हैं। और ये किसका काम है? प्रत्यय का काम है। मेरे ख्याल से दो चीज़ें समझ में आई होंगी। तीसरा इसका देखिएगा, विशेषण का हो गया। क्रिया देखिए, जा में ते लगाइए, जाते। पढ़ में ते लगाइए, पढ़ते। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये दो काम आपको मैंने अभी बताए कि प्रत्यय लिंग में भी बदलाव करते हैं और प्रत्यय वचन में भी बदलाव करते हैं। अब आके देखिए आगे की में चीज़ें। तीसरा काम, तीसरा काम है प्रत्यय भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं। ये थोड़ा सा बच्चे कहते हैं भाव, देखिए भाव पहले समझ लीजिए। फीलिंग वाले जितने भी शब्द हैं, फीलिंग का मतलब हुआ कि जिनको हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, केवल स्वतः अनुभव कर सकते हैं। अगर हम किसी को कह दें कि मुझे गर्माहट महसूस हो रही है, तो सामने वाला व्यक्ति नहीं बता पाएगा कि मुझे कैसी गर्माहट महसूस हो रही है, केवल मैं ही बता सकती हूँ। तो भाववाचक शब्दों का भी निर्माण प्रत्यय के द्वारा अधिकतर होता है और सबसे ज़्यादा होता है। तो देखिए कैसे दिखाती हूँ। जैसे संज्ञा से बनाते हैं, बच्चा से पन लगाया, बचपन। जैसे स्त्री में त्व लगाया, स्त्रीत्व। भारत में ईयता लगाया या ईय लगाया, जो भी आप बनाना चाहें। भारतीयता आपको दिख रहा है, संज्ञा के सारे शब्दों को मैंने। अब बचपन हमें फील होता है। स्त्रीत्व भी एक स्त्री बताती है कि स्त्रीत्व क्या है, कोई दूसरा नहीं बता सकता। उसके बाद भारतीयता, अगर हम कहते हैं कि हमारे अंदर भारतीयता भरी है, तो हम भारतीयता की भावना से पूर्ण है, तो भाई भारतीयता हमें केवल फील होगी। अब देखिए सर्वनाम, अपना, पन लगाइए, अपनापन। सर्व, स्य लगाइए, सर्वस्व। इसके बाद निज, ता लगाइए, निजता। इसी तरह विशेषण का देखिए, ठंडा में क लगाएंगे, ठंडक। खट्टा में आस लगाएंगे, खटास। ठंडा, थोड़ा बाहर, ठंडक। खट्टा, आस, खटास। गर्म में आहट लगाएंगे, गर्माहट। सो आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरह से हम क्रिया के शब्दों को भी भाववाचक में बदल लेते हैं। देखिए जैसे बिक में आउ लगाया,
बिकाऊ। इसी तरह से पढ़ में आई लगाएंगे, पढ़ाई। ठीक, इसी तरह से बहुत सारे शब्द पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लिखाई, ठीक है, पिटाई, धुलाई, ये सारे सिस्टम आपको भाववाचक पे ले जाते हैं। तो मेरे ख्याल से प्रत्येक के 3 काम सभी को समझ में आए होंगे। चौथा काम अंतिम काम है, देख लीजिए। चौथा काम क्रिया के मूल शब्दों को प्रयोग लायक बनाना। देखिए, प्रयोग लायक बनाना है ना। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। देखिए, अगर मैंने ये लिखा, क्रिया के मूल शब्द ये होते बेटा, जा, पढ़, लिख, सो, गा, हंस इत्यादि। अगर हमें इसमें कुछ ना लगाएं और ऐसे ही वाक्य में प्रयोग करें तो क्या कर पाएंगे? अगर मैंने कहा कि वह पुस्तक लिख, क्या ये वाक्य शुद्ध है? नहीं है, क्योंकि हमने क्रिया में कोई प्रत्यय लगाया ही नहीं और वो भाव को पूरी तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। तो अगर हम ये लिख दें, वह पुस्तक लिखता है, तो मेरे ख्याल से ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि वह पुस्तक लिखता है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसमें ता लगा देंगे तो। इतना आपको समझ में आया? ये प्रत्यय के 4 काम आपको समझ में आए। कुछ प्रत्यय बहुत अच्छे होते हैं, नॉर्मली ज़्यादातर वही प्रत्यय पेपर में आपके पूछे जाते हैं, दिखाए भी जाते हैं। कोशिश करिए कि प्रत्यय आपको बहुत ज़्यादा, कोई ज़रूरी नहीं, प्रत्यय अंग्रेजी के भी होते हैं, उर्दू के भी होते हैं, हिंदी के भी होते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आपको ये सारे प्रत्यय की चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप इसको फॉलो कर पाएँ। पेपर में इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो ये 4 काम समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं इसकी कुछ और भी चीज़ें। कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनको आपको जानना जरूरी है। देखिए, इक प्रत्यय जो हमारा होता है, जब भी किसी इक प्रत्यय में आप कोई शब्द जोड़ेंगे तो इसके आगे वाला जो अक्षर होगा वो दीर्घ हो जाएगा। मैं जोड़कर दिखाती हूँ। समाज में अगर आपने इक जोड़ा तो ये सा दीर्घ हो जाएगा और बन जाएगा सामाजिक। इसी तरह से नीति, अगर आपने इक जोड़ा तो ई से हमारा बनता है, बड़ी तो है ही है, लेकिन अब यहाँ पे ए वृद्धि में बदल जाएगा तो बन जाएगा नैतिक। ये संधि में आपको समझ में आएगा। इसी तरह से भूगोल और इक जोड़िए तो बन जाएगा आपका भौगोलिक। अब देखिए, मैं बताती हूँ, कुछ चीज़ें बताती हूँ जो कुछ बच्चों, जैसे देखिए ये संधि की ट्रिक है भाई। नी ई थी, ई का हमारा ए होता है गुण संधि से, और ए से हमारा
अय बन जाता है वृद्धि में, यानी ये ई हमारा ए में और ये हमारा अय में बनता है, तभी ये हमारा बन जाता है नैतिक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इक प्रत्यय किसी शब्द के साथ आप जोड़ेंगे तो उसके आगे वाला गुण में बदल जाएगा। अगर ई है तो उसको अय में बदलिए, ऊ है तो औ में बदलिए, और अगर अ है तो आपका ये आ में बदलिए। तो कुल मिला के आपको ये कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। प्रत्यय के मैंने आज बहुत आपको क्लास एक ऐसी दी है, प्रत्यय पे बहुत सारे डाउट रहते हैं बच्चों को, केवल प्रत्यय में इतना ही लोग पढ़ाते हैं कि प्रत्यय पीछे लगते हैं। जी नहीं, प्रत्यय में और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी आपके सामने। सो कोशिश ये करिए कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। द लर्निंग अड्डा के चैनल पर आप रहिए, हमेशा मौजूद रहिए। इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। सो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।